बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू आर वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, हर सुबह का आगाज़ जो है हम एक मकसद और एक सोच के साथ करते हैं कि मॉर्निंग विद फ़िज़ा अपने व्यूअर्स की उम्मीदों और ख्वाहिशात के मुताबिक जो है वो तरतीब दिया जाए। हमारी कोशिश रहती है कि देखने वालों की जो मालूमात है उसमें इजाफ़ा हो, उन्हें कुछ सीखने को मिले, ज़हनी समाजी मसाइल, तालीमी मसाइल और प्रोफेशनल गाइडेंस जो है वो मिले, क्योंकि हमारे व्यूअर्स जो हैं वो हमारा कीमती असासा है जिनकी बदौलत हम मोहब्बत और पजीराई समेटते हैं। और हमारे व्यूअर्स की जो कीमती आरा है वो सोशल मीडिया, शोज़ पे फ़ोन कॉल्स, मैसेजेस और दीगर जो ज़राए हैं उनके ज़रिए हम तक पहुंचती रहती है। और इनकी हौसला अफजाई और पसंदीदगी हमारे लिए आगे बढ़ने और अपने शो को मज़ीद बेहतर बनाने में मावन साबित होती है। और इनकी तनकीद हमें हमारी कारकर्दगी पर नज़र षानी करने का मौका भी फराहम करती है। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों मेरी फैमिली मेरे शो में मधु थी। प्रोग्राम के कुछ हिस्से को नाज़रीन ने पसंद नहीं किया, जिसका इजहार उन्हें सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद से किया। तो मुझे एहसास है कि खुशी और जज्बात का जो इजहार है वो भी मौका और मुकाम के मुनासबत से होना चाहिए था। तो इस पर मैं और मेरी मॉर्निंग शो की जो पूरी टीम है वो अपने व्यूअर्स से माज़रत करते हैं और इसमें हमें कोई आर नहीं है। उम्मीद है कि आप मुझे अपनी प्यारी फ़िज़ा समझकर हमारी इस माज़रत को जो है वो कबूल फरमाएंगे और आइंदा भी मॉर्निंग विद फ़िज़ा में अपनी कीमती आरा से जो है ना नवाजते रहेंगे। चलिए अपने शो का आगाज़ करते हैं। आज हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो हम करेंगे पेन किलर्स के हवाले से। अब देखिए, हम जो यूजुअली घर में जैसे पेन किलर्स तो रखते ही रखते हैं, पत्ते पड़े होते हैं। अभी मैंने भी एक पूरा पत्ता बनाया हुआ है जिसमें ना मुझे पता है कि ये वाला मुझे खाना ही खाना है और पेन किलर है और कमर का दर्द है। मोस्टली ये गलतियाँ हम करते हैं, जबकि मैं भी ये शो करती हूँ, मैं भी इस तरह के काम करती हूँ, मगर फिर भी एक ऑल्टरनेट पत्ते हम रख रहे होते हैं, ठीक है ना। डिफरेंट टाइप की पेन किलर्स जो होती हैं वो भी रखी होती हैं, कभी कोई सर दर्द के लिए, कोई गड्ढे गोडों के लिए, फिर कमर दर्द के लिए, ठीक है। हर किस्म की चीज़ों के लिए हम पेन किलर्स को इस्तेमाल करते हैं। और तो और जो आम घरों में अगर किसी को माइग्रेन का पेन शुरू हो गया तो उसकी भी गोलियाँ रखते हैं लोग। अब ये जो पेन किलर है ये हमारी पेन को तो ख़त्म कर देती हैं, मगर क्या ये लॉन्ग टर्म इसका जो इस्तेमाल है वो हमारे लिए बेहतर हो सकता है या ये हमारी वाकई किडनी को ख़राब कर सकता है? इस पे बात करेंगे आज। प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद भट्टी हमारे साथ मौजूद है, किसी तारीफ के मोहताज नहीं, पेन स्पेशलिस्ट हैं और हमारे प्रोग्राम में आते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहजाद साहब, कैसी तबीयत है? शहजाद साहब, पेन किलर के ऊपर बात कर रहे हैं। वैसे हमने आपको पहले भी इस टॉपिक पे मदऊ कर चुके हैं, हम बात कर चुके हैं, मगर आज दोबारा से हम इस टॉपिक को एलैबोरेट इसलिए करना चाहेंगे क्योंकि जो लोग हैं उनके लिए अवेयरनेस वेरी इंपॉर्टेंट कि जो सिंपल पेन किलर्स होती हैं जैसे पैरासिटामोल हो गई, ठीक है, और ऐसी और लाइट सॉर्ट मेडिसिन जैसे एस्प्रिन वगैरह हो गई, ठीक है ना, इनका इस्तेमाल अगर डेली बेस पे किया जाए तो फिर जिसमें सर दर्द अगर किसी को हो रहा है तो वो खा ले तो नुकसानदेह है या नहीं? देखिए, हर वो दवाई जो ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल की जाए वो नुकसानदेह। अब आपको ख़ुद भी अंदाज़ा होगा, जैसे आपने ख़ुद भी जिक्र किया, हमारी कुछ पेन किलर्स और काफ़ी सारी दवाइयाँ ऐसी हैं जो हमारी ग्रॉसरी लिस्ट का हिस्सा बन जाती हैं। घर से बाहर जो भी बंदा जा रहा हो तो उसके कहते तुम जा रहे हो तो ये दवाइयाँ भी लेते हो, पूरे महीने की दवाई लेते हो, और वो महीनों के हिसाब से, सालों के हिसाब से दवाइयाँ चलती हैं। अब किसी को अगर एक दवाई से किसी भी चीज़ का, चाहे वो गुर्दे की दर्द थी, कमर की दर्द थी, माइग्रेन थी या कोई और दर्द थी, अगर उसको एक दवाई से आराम आ गया है, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप उसको 6 महीने, साल, 2 साल चलाते रहें। और सबसे बड़ा नुकसान दूसरा ही होता है कि अगर एक बंदे को घर में आराम आया है तो जिसको भी कोई भी दर्द होगी उसने भी वही दवाई खा लेनी है। तो इसलिए ये अल्टीमेटली एंड क्या होता है कि हमारे पास जो लोग आते हैं, किसी को गुर्दे फेल होने की शिकायत होती है, किसी का मैदा ख़राब हो जाता है, किसी को जिगर का मसला बन जाता है, और वो दवाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं, नई और शुरू हो जाती हैं। और बेस क्या है? ज़्यादा इस्तेमाल किसी भी पेन किलर का। अच्छा, तो फिर क्या किया जाए? मतलब इस तरह की जो पैरासिटामोल, ठीक है, ये तो वैसी शॉप्स में इजीली मिल जाती हैं। अगर आप मेडिकल स्टोर नहीं भी जाएं तो ये तब भी आपको शॉप में अवेलेबल मिल जाती हैं, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि इनका तो कोई नुकसान ही नहीं है, तो बहुत लाइट है, ठीक है। तो अब ये वाली इस तरह से फार्मेसीज़ के बगैर, डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर अगर लोग ले रहे हैं, आम दुकानों से ख़रीद रहे हैं, फिर देखें, एक रूल याद रखें, अगर दर्द को, अगर सर में दर्द हो रही है, कमर में दर्द हो रही है या किसी और जगह पे दर्द हो रही है और आपने एक दवाई खाई, आराम आ गया, 2 दिन बाद फिर खा ली, फिर आराम आ गया, फिर डोज थोड़ी बढ़ गई, फिर आराम आ गया, अगर दर्द को मुसलसल 15 दिन, महीने चल रही है और आप गोलियां खाए जा रहे हैं और आराम आई जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि दर्द की कॉज पता नहीं चल रही।
हम सब वो लोग हैं जो सिर्फ दर्द को आराम दे रहे हैं, ये नहीं पता चल रहा है कि दर्द की वजह क्या है। जब तक आपको वजह पता नहीं चलेगी उस वक्त आपको आराम कैसे आएगा। तो ये आसान हल है, ये स्केप है कि भाई डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, वो टेस्ट कराने को कह देगा, उसके बाद क्या होगा कि आप वो गोलियां खाते जाएंगे, मेडिकल स्टोर पर जाके दवाई ले आएंगे। ये तो सिर्फ पैरासीटामॉल है ना। हम किसी को दवाई लिख के देते हैं किसी भी दर्द के लिए, वो एक गोली खाई आराम आ गया, वो गोलियां भी 6-6 महीने चलती हैं, जो कि मुश्किल से मिलती भी मुश्किल से हैं। बाज़ औक़ात उनमें थोड़ा सा नींद भी होती है, बाज़ औक़ात में थोड़ा सा नशा भी होता है। हमें पता होता है किस बंदे को कौन सी दवाई कितने दिन देनी है, जो उसके मैदे को नुकसान न दे, जो उसके जिगर को नुकसान न दे, या ओवरऑल जनरल बॉडी जो है उसको नुकसान न दे। सो किसी भी दवाई का एक्सटेंडेड इस्तेमाल, ज़्यादा इस्तेमाल बिल्कुल नुकसानदेह है। और ख़ास तौर पे सबसे पहली चीज़ जो जाती है वो मैदा है। आप जाके किसी दवाइयाँ खाने वाले से पूछ लें, क्योंकि मेरे मैदे में जलन होती है, मुझे भूख नहीं लगती, मुझे खाना नहीं खाया जाता, सोर्स ये एक्सेसिव मेडिकेशन। तो एक बंदे को अगर सर में दर्द हो रहा है, उसको कैसे पता चलेगा कि मुझे किस दवाई से या कैसे आराम आ जाएगी, मुझे क्यों दर्द हो रहा है? सबसे पहली बात तो ये कि जो घर में दवाई पड़ी हुई है जिसका नाम आपने लिया, वो इस्तेमाल करके देखें। अगर एक दिन इजी हम लोगों ने अवेलेबल है, अच्छा अगर एक दिन आराम आ गया ठीक है, 2 दिन आराम आ गया ठीक है। अगर दर्द मुसलसल 15 दिन हो ही जा रही है, दर्द बढ़ रही है और कंट्रोल में नहीं हो रही, पहले 1 गोलियां खानी पड़ती थी, फिर 1 गोली खाते थे, अब 2 हुई, फिर 4 हुई, फिर 6 हुई, इसका मतलब है कि कोई वजह है दर्द की। उस वजह को तलाश करें, किसी एक डॉक्टर के पास एक चक्कर लगाएं, आप ये सारी जो है गोलियां बंद हो जाएंगी। सिर्फ सोर्स पता लगेगा तो दर्द ठीक हो जाएगी। सो देयर इज़ एक टाइम सेट करें कि मैं हफ्ता खा के देखती हूँ, 15 दिन खा के देखती हूँ, मुझे आराम ना आया तो आई शुड गो टू ए डॉक्टर कि मैं जाके देखूँ वजह क्या है। अच्छा सही है। अब ये जो पेन किलर्स ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते लोग, ये बॉडी में कहाँ कहाँ जाती है और ऐसे कौन से नुकसानात पैदा करती है? लाइक गुर्दों के बारे में मैंने बड़ा सुना है कि पेन किलर्स गुर्दों को डैमेज करती है। इज़ दैट ट्रू? राइट, बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा अगर हम तरतीब देखें ना तो सबसे पहले मैदा ख़राब होता है। मैदा ख़राब होगा तो खाना हज़म नहीं होगा, जलन शुरू हो जाएगी, बाज़ लोगों को तो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, बाज़ लोगों को अल्सर बनने शुरू हो जाते हैं। पहली बात तो मैदा जाता है। उसके बाद आपको अंदाज़ा नहीं है कि हमारे मुल्क में गुर्दे के कितने मरीज़ हैं। आपको इमेजिन नहीं कर सकते कि कितने लोग हैं जिनको डायबिटीज़ है, कितने लोग हैं जिनको ब्लड प्रेशर है, और कितने लोग हैं जिनको किडनी का मसला है। वो हम लोग चूँकि रेडियोलॉजी भी करते हैं, हमारे पास अल्ट्रासाउंड के लोग भी आते हैं, हम CT स्कैन भी करते हैं, MRI भी करते हैं। सो देयर आर सो मेनी पीपल जो गुर्दे के दर्द में इन्वॉल्व है। जब उनसे पूछे तो वो कोई ना कोई दवाई ले रहे होते हैं पिछले कितने महीनों से, कोई ऐसी दवाई जो किसी और शायद आर्थराइटिस के लिए, घुटने के दर्द के लिए, कमर के दर्द के लिए, उनको अंदाज़ा भी नहीं हो रहा होता कि ये दवाई कहाँ कहाँ पे डैमेज कर रही है। फिर कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो गुर्दों को डैमेज करती हैं, इसको हम नेफ्रोटॉक्सिक कहते हैं। हम दवाई खा रहे होते हैं किसी और काम के लिए, अल्टीमेटली वो असर जाके गुर्दे पे कर रही होती है। तो हमें पता भी नहीं चलता कि किस वक्त हमारे गुर्दे ख़राब हुए और किस वक्त हमारा सारा जो टेस्ट है वो ख़राब हुए और किस वक्त सारा काम भी ख़राब हो गया। अच्छा, अगर कोई पेन किलर खा रहा है और उसको अगर इस तरह से एसिडिटी वगैरह होती है तो ये भी क्या साइंस होते हैं? बल्कि एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम इसके साइंस पूछते हैं, ठीक है? कि जब आपके जिस्म में इस तरह से चीज़ें जो हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाती हैं तो उसको आपको किस तरह से सिग्नल में पता चलेगा कि ये चीज़ें हम ख़राब कर रहे हैं? पेन किलर्स खा के ब्रेक के बाद पूछते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपको सिग्नल्स मिल जाते हैं, पता चल जाता है कि ये जो गोलियां हैं, पेन किलर्स हैं, ये आपके जिस्म में जाके आपके पूरे ऑर्गन्स को जो है वो डैमेज कर रही है और कौन कौन से जो हिस्से को कहाँ ख़राब कर रही है? जी बिल्कुल, अल्लाह की ज़ात आपको सिग्नल बताती रहती है, आपको अलार्म होते रहते हैं, हम परवाह नहीं करते। जैसे आप एक एसिडिटी की बात कर रहे थे, सबसे पहले मैदा खराब होता है। जी, खाना हजम नहीं हो रहा, जलन शुरू हो गई, अच्छा, खाने को दिल नहीं करता, भूख नहीं लगती। और कभी एक दफ़ा अपने टेस्ट तो करा के देखें, पता लगे भी जिगर भी ठीक तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, गुर्दे ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे। हम सब, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, आप भी शामिल हैं, बाज़ का टेस्ट इसलिए नहीं कराते कि कुछ निकल ही ना आए बीच में से, तो इसलिए वो रूटीन हाँ होता है, खौफ होता है ना जी कि ये ना हो कुछ निकल ही ना, लिहाजा कोई भी टेस्ट नहीं कराता। दूसरी चीज़, आपको अंदाज़ा नहीं है हमारे मुल्क में गुर्दे के अलावा जितनी जो डायबिटीज़ है वो कितनी ज़्यादा है, और उसमें इन दवाइयों का भी बहुत बड़ा रोल है कि ये पैंक्रियास के काम को भी इफ़ेक्ट करती हैं। यानी हमारे पास जितने लोग भी आते हैं जो अपने घरों में शुगर चेक करते हैं, बल्कि आपके इस शो के तौर से मैं ये भी मैसेज देना चाहूँगा कि जो लोग घरों में शुगर चेक करते हैं, प्लीज़ कुछ अर्से बाद, 2-3 महीने बाद, एक वो ब्लड का टेस्ट होता है जिसको HbA1c कहते हैं, जो 3 महीने की शुगर को बताता है, वो एक दफ़ा करा दिया करें। क्योंकि जो हमारे घर के ग्लूकोमीटर्स हैं वो बड़े डिसेप्टिव हैं,
वो बाज़ औक़ात सही जो इन्फॉर्मेशन नहीं देते। हर 6 महीने में? हाँ, 3 महीने बाद कम अज़ कम। अच्छा। एक दफ़ा सिर्फ चेक कराने पता तो लगे कि आपकी शुगर पिछले 3 महीने में कितनी थी। और अगर शुगर ज़्यादा हो तो कोई दवाई, चाहे वो पेन किलर है या कोई और है, वो काम नहीं करेगी। ज़ख़म ठीक नहीं होगा, तबीयत ठीक नहीं होगी, सुस्ती थकावट चलती रहेगी, जिस्म में दर्दें होती रहेंगी। सो कॉज हम पेन किलर खाते रहते हैं, पता लगता है थोड़ी शुगर ज़्यादा थी, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है, बेसिक उसको तो कंट्रोल में करें, आप खुद ही ठीक हो जाएंगे। अच्छा, और ये क्या आदत भी डाल देते हैं, ये जो पेन किलर्स होती हैं ये कोई आपको नशे ही बना देती हैं, ये मतलब इस तरह की चीज़ें हैं इसके अंदर? एडिक्शन है कि इंसान को मतलब अब रहा ही नहीं जाता, खाता रहेगा इसी पेन किलर को, एडिक्शन में आ जाता है, ऐसा होता है? अच्छा, पेन किलर की ना 2-3 किस्में हैं। हाँ। एक तो पेन किलर है ये जो पेनाडॉल वाली और पॉन्स्टॉन वाली जो आपने नाम लिए हाँ। हैं। कुछ पेन किलर की आगे ग्रेडिंग है। हम ऐसे पेन किलर्स भी होते हैं जिनमें थोड़ी सी एडिक्शन होती है, थोड़ी सी नींद होती है, उसके बाद उससे अगले पेन किलर है उसमें बाकायदा नशा होता है, जैसे मॉर्फिन है। लेकिन हम ये उन लोगों को देते हैं जिनको कैंसर होता है, कैंसर की पेन होती है। फिर कुछ इंजेक्शंस ऐसे हैं जो लगते हैं तो बिल्कुल नशे वाली कैफियत होती है। सो बहुत सारे लोग उन इंजेक्शंस के एडिक्ट हो जाते हैं, बाकायदा एडिक्ट हो जाते हैं, हमारे पास आते हैं और वो फिर किसी न किसी बहाने से जाके मेडिकल स्टोर से या किसी जगह से जाके वो आप इंजेक्शन लगवा लेंगे। क्योंकि पेन एक ऐसी चीज़ है जो दिखती नहीं है। ब्लड प्रेशर आपका मेजर हो जाएगा, मेरा यूरिक एसिड मेजर हो जाएगा, इनकी शुगर मेजर हो जाएगी, पेन मेजर नहीं कर सकते आप। आपको कह रहे हैं मुझे दर्द है, तो आपके पास क्या सबूत है कि उसे दर्द है? और मुझे आराम नहीं आ रहा, वो अल्टीमेटली फिर, और ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इससे एडिक्शन भी हो जाती है। नंबर 2, ये ईजी एस्केप है, बजाय इसके कि आप वर्जिश करें, आप वॉक करें, अपने आप को फिट रखें। ज़्यादा आसान काम है कि 2 गोलियां खानी, दर्द को आराम आ गया, चुप करके बैठ गए। लेकिन इन दी एंड अल्टीमेटली ये बहुत नुकसानदेह चीज़ है, ये नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई हो, चाहे आप हो या मैं हो। ट्राई टू फाइंड द कॉज। दर्द को आसानी से आराम आ सकता है, ये सारी चीज़ें ट्रीटेबल हैं, काबिल इलाज हैं, सिर्फ उसको तरीका ठीक रखें और अपनी दर्द की वजह तलाश करें, आपकी दर्दें सारी ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा, हड्डियों की जो कमज़ोरी होती है ना, वो भी सुना है कि कोई कमज़ोरी इस पेन किलर्स की वजह से हो जाती है, कोई बोन्स में, कोई जिस्म की हड्डियां जो हैं वो उसके अंदर भी मतलब वीक हो जाती है, उनका जो बुरबुरापन जो है वो भी सुना है कि अक्सर इस पेन किलर्स की वजह से हो जाता है। इज़ दैट ट्रू? जी बिल्कुल ठीक है, उसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। बाज़ औक़ात ये पेन किलर जो है मैदे के अंदर, बड़ी और छोटी आंत के अंदर वो जो चीज़ें एब्जॉर्ब नहीं होने देती, तो बोन जो है वो रिजॉर्व, यानी वो भुरभुरापन उसमें आना शुरू हो जाता है, बोन की ताकत कम हो जाती है, अल्टीमेटली बाज़ औक़ात फ्रैक्चर्स लोगों को हो जाते हैं, उनकी स्टेबिलिटी नहीं रहती। तो ये सारी चीज़ें दर्द, बिल्कुल ये दर्द की जो जितनी भी दवाइयाँ एक्स्ट्रा हैं, वो फिर कह रहा हूँ, एक्स्ट्रा दवाइयाँ जो है ज़्यादा एक्सटेंडेड इस्तेमाल जो है, बहुत देर तक, बहुत दिनों तक इस्तेमाल जो है, ये नुकसानदेह साबित होता है सारे जिस्म के लिए, सर से लेके पाँव तक तमाम चीज़ों के लिए। मिसाल इसकी ऐसे से मैं सबको, अपने पेशेंट्स को भी कहता हूँ कि अगर गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाए तो उसके 2 तरीके हैं। एक तो कि रोज़ हवा भराओ और चलाई जाओ, और दूसरा तरीका ये कि थोड़ी सी हिम्मत करो, किसी जगह पे जाओ, पंक्चर लगवाओ, ताकि सारी उम्र के लिए उसके बाद तुम्हारी गाड़ी ठीक रहेगी। हम रोज़ हवा भरा रहे हैं, रोज़ दवाइयाँ खा रहे हैं, रोज़ गोलियाँ खा रहे हैं, वजह नहीं मालूम करते कि दर्द की वजह क्या है। अगर वजह पता चलेगी, एक दफ़ा इलाज करा लें, उसके बाद इससे जान छुड़ाएं और पेन किलर से दूर रहें। अच्छा, कुछ दवाइयाँ डॉक्टर भी कहते हैं कि अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप इस्तेमाल कीजिएगा, अगर आपको दर्द हो तो आपने इसको खानी है, मगर उसके बावजूद अगर प्रिस्क्रिप्शन में लिख दी गई है ना कि ये सुबह खानी है, शाम खानी है, सुबह खानी, शाम खानी, वो बंदा उठा के कहता है नहीं यार, कोई ये ना हो कि मुझे दर्द हो ही जाए, मैं खा ही लूँ। एक ये भी एवं भी खा लेता है बंदा कोई अपने कोर्स पूरे करने के लिए। बिल्कुल ऐसी, फिर मैं भी कह रहा हूँ ईजी स्केप है ना। अगर मैंने किसी को मना किया कि आपने ये दवाई 5 दिन खा के बंद कर देनी, जो कि मुझे अंदाज़ा है अगर ये ज़्यादा खाएंगे ये दवाई या उनके जिगर को नुकसान देगी, या उनके गुर्दों को नुकसान देगी, या उनका मैदा काम नहीं करेगा सही, लेकिन मैं तो 5 दिन कह ही सकता हूँ। उसके बाद उनका जी अच्छा डॉक्टर के पास फिर कभी चले जाएंगे, आराम आ गया तो अब ये खाई जाओ। और एक और चीज़ भी होती है, जैसे अगर आपने अभी मुझे दवाई दी और वो मुझे दवाई खा के पेन किलर में कोई भी जहाँ पे मुझे दर्द था उसमें आराम आ गई, 6 महीने, 3 महीने, साल के बाद मुझे दोबारा दर्द हुई तो मैं दोबारा वो प्रिस्क्रिप्शन निकालूंगी, उस डॉक्टर की दवाई से मुझे दर्द जो थी आराम आया था वही कोर्स निकाल लो दोबारा, वही पेन किलर खाते हैं। अब वो पता नहीं किस तरीके का दर्द है उस एज में, उस टाइम पे, उस वक्त किस वजह से हो रहा है, बंदा वो फिर खाना शुरू कर देता है। अब उस वक्त डॉक्टर से नहीं पूछा, बस वही डॉक्टर का जो पिछला नुस्खा चल रहा था वही उठा के फिर प्रिस्क्रिप्शन यूज़ कर ली। जी, आपने पार्ट 1 सुना है इसका। हाँ। पार्ट 2 ये है कि उस
फैमिली में किसी को उस तरह की दर्द हुई तो उन्होंने कहा तुम्हें फलानी दवाई से तुम भी खा लो। तुम भी खा लो। हाँ। वो दूसरा हिस्सा है कि सारे वो खाना शुरू कर हाँ, देते तुम ये छोड़ो, तुम्हें इससे आराम नहीं आएगा, मैं बताती हूँ, ये गोली खाओ तुम, मुझे बड़ा आराम आया था भाई। तुम्हें किस वजह से आराम आया था, तुम इधर किस वजह से आराम दे रही हो, ये तो देख लो भाई। हैं। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही होता है। तो बेसिक मकसद ये है कि आप दवाई ज़रूर खाएं, एहतियात ज़रूर करें, लेकिन एक लिमिट मुकर्रर करें अपनी कि जी मैंने 10 दिन दवाई खानी है, मुझे अगर फ़र्क नहीं पड़ेगा तो मुझे नहीं लेनी चाहिए। अच्छा, दूसरा मैसेज जो मैं ख़ास तौर पे अपने सारे जो देखने वालों को देना चाहूँगा कि अगर सपोज़ मैंने कोई दवाई लिखी और आपने दवाई खाई और आपको वो सूट नहीं की, बस मैदा ख़राब हो गया, फ़ौरन ही आपका महसूस हुआ कि मेरा भूख लग गई है, कब्ज़ हो गई उसी एक टैबलेट से, तो आपको वो टैबलेट बार बार नहीं खानी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि डॉक्टर ने 5 दिन लिख दिया तो आपने 5 दिन दवाई पूरी करनी है। अगर आपको दवाई सूट नहीं कर रही, एलर्जी हो गई है, वॉमिटिंग हो गई है, कोई और फ़र्क नहीं पड़ा, या कोई आपको लगा कि मुझे ठीक नहीं है, तो आप उस दवाई को बंद कर सकते हैं। दोबारा पूछ सकते हैं भाई ये दवाई मुझे सूट नहीं कर रही, मुझे क्या करना चाहिए। अच्छा, एस्प्रिन, उसके बारे में बोलूँगी कि वो हम सर दर्द के लिए बहुत ज़्यादा खाते हैं, मगर कुछ लोग इस तरह से कहते हैं कि वो खून को भी पतला कर देती है, ठीक है। अब हर रोज़ अगर सर दर्द हो रहा है, हर रोज़ एस्प्रिन खा रहे हैं, तो उसका क्या नुकसान होगा, वो बताइएगा। जो खून को पतला करने वाली एस्प्रिन ना, उसकी ख़ास डोज होती है। उस डोज से अगर वो बढ़ जाएगी तो वो पेन किलर के तौर पे काम करती है। अच्छा। तो जो लो डोज एस्प्रिन होती है वो खून को पतला करती है। हाँ। लेकिन ये एस्प्रिन की हाई डोज मैदे के लिए बहुत नुकसानदेह है। मैदे में बाज़ औक़ात लोगों को अल्सर बन जाते हैं और बाज़ औक़ात लोगों को मैदे की ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, बाकायदा ब्लीडिंग होती है। मैदे की ब्लीडिंग? जी, लोग उल्टियाँ करते हैं, लोग खून के पखाने करते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो एस्प्रिन ढेरों ढेर एस्प्रिन खा रहे होते हैं। उनको ये पता नहीं लग रहा होता कि कहाँ कहाँ पे जाके नुकसान हो रहा है। ये तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि दवाइयाँ खाने के वक्त थोड़ी एहतियात करें, खाएं ज़रूर, लेकिन एक दिन मुकर्रर करें, एक डे मुकर्रर करें। 5 डेज़ 10 डेज़ 15 डेज़ से ज़्यादा नहीं खानी। ट्राई टू फाइंड द कॉज, वजह क्या है। वजह मालूम करना आसान काम है, मुश्किल काम नहीं है। एक दफ़ा वजह पता चल जाएगी, आप थोड़ा सा इलाज कराएंगे, फिर आपको दवाइयाँ खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, अब जो दिल के पेशेंट हैं उनको तो अक्सर एस्प्रिन लेनी ही पड़ती है, अब वो किस तरीके से इस एस्प्रिन का इस्तेमाल कर सकते हैं? दिल के पेशेंट को हम एस्प्रिन वो वाली देते हैं जो खून पतला करने वाली होती है। वो कोटेड होती है, उसकी डोज बहुत लो होती है, वो नुकसान नहीं देती। ये बात यार, वो कोट उसके ऊपर कोटिंग ये वो वाली एस्प्रिन नहीं है, ये वो वाली एस्प्रिन जो पेन वाली एस्प्रिन नहीं है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ये खून पतला करने वाली बिल्कुल लो डोज 75 मिलीग्राम लो डोज होती है। इसके खाने का कोई नुकसान नहीं है। अच्छा। इसके अलावा भी जो वो खाते हैं अक्सर हम कोई मैदे की दवाई ये सब चीज़ें ऐड कर देते हैं ताकि बिल्कुल ही नुकसान। आखिरी सवाल, क्योंकि डेंटिस्ट के पास हर एक को किसी ना किसी टाइम पे किसी एज में जाना ही पड़ता है। अब वो एनसिड जो गोली है वो भी पेन किलर है, आपको पता है, उससे बड़े लोगों को ना स्टमक भी अपसेट हो जाता है, थोड़ी सी हैवी डोज भी होती है लोगों के लिए। तो एनसिड कितनी ख़तरनाक है या सही है, सेफ़ है? आप देखिए, आप डेंटिस्ट के पास आप जाएंगे ना तो आपको वो डे बताएंगे कि 5 दिन खानी है या 7 दिन खानी है। जितने दिन वो बताएं वो ख़तरनाक नहीं है, बिकॉज वो दैट इज़ एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर। दूसरा डेंटिस्ट आपको ये कहेंगे कुछ खा के खाना है, खाली पेट दवाई नहीं खानी, नंबर 1। नंबर 2, हमारे जो मासूम हमारे पेशेंट्स हैं वो पूछते हैं कि दवाई दूध के साथ खाऊं, लस्सी के साथ खाऊं, बोतल के साथ खाऊं। ये नहीं करना। कोई भी दवाई जब भी आपने खानी है सिर्फ पानी के साथ लेनी है, और प्रेफरेबली हमारी मोस्ट जो दवाइयाँ हैं वो अगर आप कुछ खा के खाएंगे तो उसका नुकसान कम है। जहाँ तक एनसिड का ताल्लुक है, बड़ी अच्छी दवाई है, लेकिन ये आप एक लिमिटेड डेज़ मोर देन ए वीक नहीं लेनी चाहिए। अनटिल सब दोबारा डेंटिस्ट से पूछें क्या मैं ले लूँ। अगर वो आपको कहते हैं अंडर गाइडेंस तो उतने दिन ही ले जितने दिन उन्होंने कहा है। जितना मर्जी अच्छी दवाई होगी, जब एक हद से ज़्यादा चली जाएगी तो फिर वो नुकसान दे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपकी गाइडेंस का। हम आपको मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, अभी जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे ना, उसमें मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि जैसे भी गर्मियाँ आ गई हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट अब पसीना जो है वो इरिटेट करेगा लोगों को। हर किसी ने कहीं जाना है, कोई ऑफिस का काम है, कोई बाहर बाज़ार है, बच्चों को पिक करना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, ठीक है। तो ये जो बॉडी स्मेल है ना, ये आपको बहुत इरिटेट करती है, और तो और आपको इचिंग जिस्म में होना शुरू हो जाती है, आपकी सेंसिटिव स्किन हो जाती है, ठीक है, इरिटेट हो जाती है, पैची हो जाती है, और जो आपकी बॉडी है ना उसके अंदर वो फ्रेशनेस नहीं रहती।
ठीक है, इंसान अच्छा लगता है, खुशबूदार, फ्रेश हो, ठीक है। आप सारा दिन नहाते रहते हैं इस वजह से कि अच्छे लगें, साफ़ सुथरे लगें, आपके कपड़ों में कोई आपके एंड्राम से कोई दाग ना आ जाए, ठीक है, और पसीने का दाग वो बहुत बुरा लगता है। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके मुंह से भी स्मेल आ रही होती है, ठीक है, बात कर रहे होते हैं, कोई ऑफिस संभला हो या कहीं जा रहे हो या कोई सैलून्स हो या कोई मेकअप आपका कर रहा हो या कोई ऐसी जगहों पे कुछ लोग अपना जब ख्याल नहीं रखते हैं तो वो फिर ना उनके मुंह से भी स्मेल, उनके अंडरआर्म से भी स्मेल, फिर उनकी पूरी पर्सनैलिटी, उनको दिल नहीं करता कभी किसी को कि गले लग के कोई औरत आपस में एक दूसरे को मिल लें। फिर ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जो अबाया पहनती हैं, बुर्का पहनती हैं, तो उनका जो ख़ास तौर पे सिल्क का मटेरियल होता है, ये मैंने कई बार कई जगहों पे बोला कि जो ख़ास तौर पे जो मेरी बहन पर्दा करती हैं उस बात का ख्याल रखें कि जो आप मटेरियल लेते हैं जिसमें आप अबाया बना रही हैं उसमें आर पार होनी चाहिए हवा। ऐसा ना हो कि उस कपड़े में, इस मटेरियल में से हवा पास ना हो। जब हवा पास नहीं होगी तो फिर तो जाहिर सी बात है आपको स्वेट होगा अंदर, आपको फिर पसीने, पानी बिल्कुल बॉडी से जो है ना वो बहना शुरू हो जाएगा, आप भी डिहाइड्रेटेड हो जाएंगी, हेल्थ वाइज भी, नॉट बॉडी वाइज, हेल्थ वाइज भी आप डिहाइड्रेटेड हो जाएंगी क्योंकि आपका पूरा जिस्म का पसीना जो है वो निकल रहा है। तो आज इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे पास हमजा शेख मौजूद है और इनकी जो है एजुकेशन है इसी वजह से है कि इनको इन सब चीज़ों के ऊपर उबूर हासिल है। तो पूछते हैं हमजा शेख से। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आज का टॉपिक बेहतरीन और आज की सुबह भी बेहतरीन क्योंकि उसका आगाज़ आपके साथ हो रहा है। लवली हमजा भाई, ये मैं जो बात अभी कर रही थी जैसे कि कुछ ख़वातीन हैं, कुछ ऐसा मटेरियल कपड़ा पहनती हैं या बाया पहनती हैं, सर पे स्कार्फ भी लेती हैं, सर पे भी उनको, क्योंकि अगर स्कार्फ लेना है तो वो मटेरियल हवादार नहीं होती ना, तो सर पे हवा नहीं लगती, स्वेट करता है, स्कैल्प भी। एग्जैक्टली फिजा, ये सब मैं इसके कोर रीज़न से जाऊँगा। सबसे पहले हमारी डाइट है, फिर हमारे मैदे की एसिडिटी है, ठीक है, जो सारे कल्चर्स और हमारी जो बॉडी के अंदर जो भी डेवलपमेंट होती है उससे सारा सिलसिला ये शुरू होता है, वहाँ से ये नॉर्मली हमारा शुरू होता है। और फिर सेकेंडरी आ जाता है एक्सटर्नल हाइजीन, कि आप बाहर से कितना नहाए हुए हो, आप कितना साफ़ हो, आपकी सरफेस, आपकी स्किन के ऊपर बैक्टीरियाज तो नहीं है, क्योंकि पसीने के अंदर स्मेल नहीं होती। पसीना जब बॉडी से बाहर आ जाता है और जब वो सेट होता है बॉडी के ऊपर तो जो बैक्टीरिया डेवलप होता है उस बैक्टीरिया की वजह से बदबू आती है। अब वो बैक्टीरिया डेवलप हो जाने की न्यूमरस रीजंस हैं, बहुत सी वजूहात हैं, ठीक है। सबसे पहले टाइम पे ना नहाना, अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल टाइम पे ना नहाना मतलब एक आम इंसान को कितनी मर्तबा समर्स में देखें, अगर टेम्परेचर 36 से ऊपर है ना तो 2 टाइम्स अ डे शावर, एक सुबह और एक रात को, ठीक है। अगर आपके आपको है बाल खराब ना होए तो आप शावर कैप पहने, खवातीन अगर कर रही हैं शावर कैप पहन के करें और उससे आपका जो है ना आप अच्छे से अपनी बॉडी वॉश करें और सर को बेशक आप 24 घंटे में स्कैल्प को एक दफा वॉश करें। बट नहाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप नहाएंगे नहीं तो आपको जब भी आप स्वेट करेंगे आपका पसीना सेटल होगा, बैक्टीरिया डेवलप होगा एंड यू विल स्मेल बैड। फिर इसके बाद आ जाता है आप कपड़े फिजा कौन से पहन रहे हैं। और एक प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल कि काइंडली आप लोग अपने पहने हुए कपड़े फिर मत पहना करें। अच्छा, पहन के कपड़े अलमारी में रख देंगे कि भाई 2 घंटे के लिए पहना था, 3 घंटे के लिए पहना था, ज्यादा पहना है कोई नहीं है, ये शादी के फंक्शन में घंटे के लिए तो पहना था, सिल्क का जोड़ा उठा के तो अलमारी में फेंक। दैट इज द बिगेस्ट डिजास्टर जो खवातीन भी करती हैं और मर्द हजरात भी करते हैं, ठीक है। आपके अगर काम वाले कपड़े हैं तो आप ड्राई क्लीन करवा लें, थोड़ा खर्चा करें क्योंकि आपने उनको एंजॉय भी किया है। अगर वो नहीं है, अगर आपके नॉर्मल कपड़े हैं तो जो कपड़ा आपके जिस्म के साथ 6-8 घंटे लग गया है ना, उसको आपने, चाहे वो इनरवेयर है चाहे वो एक्सटर्नल वेयर है, पैंट्स रीयूज की जा सकती हैं। बट जो टॉपिकल पार्ट्स आपकी कमर, शर्ट, जहाँ मतलब अंडर आर्म्स ये आता है, इनरवेयर, अंडरवेयर्स वगैरह, उनको आपने वॉश किए बगैर फिर यूज नहीं करना, ठीक है। अब जब आपने उनको उतारा है तो उनके ऊपर आपका कोई ना कोई स्वेट पार्टिकल, कुछ लोग कहते हैं हमें पसीना नहीं आता, पर एक नेचुरल मॉइस्चर बॉडी रिलीज करती है ऑन हाई टेम्परेचर, ठीक है। वो बैक्टीरिया उन कपड़ों में है, जब आप पहनेंगे और आपको हल्की सी भी स्वेटिंग होएगी तो फिर आप एक गंदी सी स्मेल आना शुरू हो जाती है। नॉर्मली बहुत से लोगों में से आती है। उसकी वन ऑफ द मेन रीजंस होता है कि रीयूज ऑफ क्लोथ्स। पसीना आया, खुश्क हुआ, पसीना आया, पसीना खुश्क हुआ, तो वो उसकी वजह से बैक्टीरिया डेवलप होता है जिसकी वजह से बैड ओडोर जनरेट होता है, क्योंकि हमारे स्वेट के अंदर निमकियात होती हैं और दूसरी अज्जा भी पाए जाते हैं, ठीक है, जो बॉडी में से एक्सक्रीट होते हैं।
तो वो बैक्टीरिया जब डेवलप होता है तो वो फिर स्मेल बैड करते हैं। दैट इज बॉडी ओडोर। एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दोबारा आएंगे। यहाँ पर कुछ चीज़ें भी समझाएंगे, सिखाएंगे। ये बातें तो हमजा भाई की इतनी है कि अगर मैं किचन में भी ना जाऊँ, कुछ चीज़ें सीखने के लिए भी ना जाऊँ, तो यहाँ से बातों से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। बट विल गो टू किचन, टेक अ ब्रेक। ओके, वेलकम बैक। और मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ हमजा भाई के साथ, और कुछ चीज़ें जो है वो बताने लगे हैं, अब टोटके वगैरह, है ना? अच्छा जी, हम टोटकों पे आने से पहले एक चीज मैं दिखाना चाहता हूँ सबको, क्योंकि देखें बांटने से बढ़ता है। ठीक है, ये मेरे हाथ में है स्वेट पैड्स। ठीक है, नॉर्मली कुछ लोगों को कम स्वेटिंग होती है, कुछ लोगों को एक्सेस स्वेटिंग होती है। एक्सेस स्वेटिंग का मतलब होता है कि आपको हाइपरहाइड्रोसिस है। तो आप प्लीज लोगों को अपना पसीना दिखा के एम्बेरस होने से ज्यादा बेहतर है कि ये आप अंडरआर्म्स में इनको ऐसे लगा लें। इनकी एक साइड पे ग्लू होती है और आपके कपड़े भी बच जाएंगे और आप में से बैड स्मेल भी नहीं आएगी। ये हम शूट्स वगैरह में इस्तेमाल किया करते थे जब आउटडोर शूट्स करते थे, रिकॉर्डिंग करते थे, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना, स्वेट स्टेन अच्छा नहीं लगता। अच्छा जी, सबसे पहले हम एक शुरू करेंगे क्विक ब्राइटनिंग और डिओडराइजिंग स्क्रब के साथ। अच्छा, ठीक है, ये देखें, ये इसके लिए हमारे 4 अज्जा रिक्वायर्ड है हमें, जिसमें हमें चाहिए लेमन, शुगर, कॉफी और बेकिंग सोडा। अच्छा, बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा जो है वो बिल्ट को खत्म करता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि अक्सर लोगों के अंडरआर्म्स में क्रीजिंग होती है और डार्क होते हैं। ठीक है ना, ये वो कहते हैं जी रेजर यूज करने की वजह से वो डेड स्किन रिएक्ट करती है और ये मसला आ जाता है। ठीक है, अच्छा, तो उसमें क्या आप करेंगे कि आप अपने इसके ऊपर लेंगे एक चुटकी बेकिंग सोडा, शुगर और ब्लैक कॉफी। अच्छा, नींबू पे? हाँ जी, नींबू पे। और आपने फिर इसको अच्छे से ये अच्छे से, ये देखें, आपने इसको स्क्रब कर लेना है। ये हमारी बड़ी प्यारी बहन है नईमा आपा, उनके स्टाइल में अब मैं हाथ पे करके ना, ये देखें आपने ये जब अब ये देखें, आपने देखा इसमें झाग भी बनी है। मेरी तो आंखें वो महंगी घड़ी पे जा रही है। घड़ी छुपा लेते हैं। ये देखें आपने इस तरह अपने अंडरआर्म में इसको स्क्रब करके 2, 4, 5 मिनट के लिए आपने इसको छोड़ देना। अच्छा, अगर आपको लगे कि इट्स गेटिंग हार्श ऑन योर स्किन, तो आपने एक कतरा ग्लिसरीन का या कोकोनट ऑयल का भी डाल लेना। मैं कोकोनट ऑयल भी लाया हूं, पर मैंने हाथ पे करना तो मैंने डाला नहीं। अब इससे क्या होगा, लाइटनिंग ऑफ योर अंडरआर्म्स एंड डिओडराइजिंग। बेकिंग सोडा बिल्ट को खत्म करेगा। ये आपने किस प्रेशर से किया? ऐसे ज्यादा तो नहीं हो रहा? हाँ, नहीं, कुछ भी नहीं, कर भी सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। ये अच्छा, इससे मुझे लगता है स्किन भी साफ हो जाएगी। बिल्कुल होएगी जी। वो एक्सफोलिएट कर रही है। हाँ, शुगर देखें, शुगर क्रिस्टल्स जो हैं, शुगर केन से वो आता है, उसके अंदर इतने ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, कॉफी में इतने ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स हैं, तो आपकी स्किन पे क्यों ना ये काम करे। साथ लेमन जो है एसिडिक इफेक्ट देगा, साथ उसके अंदर सिट्रिक एसिड है, लाइटनिंग करेगा, तो ये बेहतरीन। और देखें, ये टैनिंग को भी खत्म करता है। टैनिंग को भी खत्म करेगा। देखें, अंडर आर्म्स, इवन अदर प्राइवेट एरियाज जो आपको लगता है आप इसकी सेंसिटिविटी नहीं होती जहां पे, इसकी वजह से आप वहां पे भी, गर्दन पे बहुत से मर्द हजरात की, खवातीन की गर्दन डार्क होती है, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। पर गर्दन डार्क होने के मेडिकल रीजंस भी हो सकते हैं, तो आप उसको भी साथ साथ जरूर चेक करिएगा। इसको हम लगा रहने देते हैं। नहीं, इसको कितनी देर लगा रहने देना? इसको तकरीबन आप 15 से 20 मिनट पहले आप लगाएं और उसके बाद आप इसको वॉश आउट कर दें। ये आपने दिखाना है हमें बाद में फिर? ये मैं इसी के साथ ये लगे हम ना दूसरा हमारा हम रेमेडी करते हैं। ठीक है, दूसरी रेमेडी के अंदर हमारा जाएगा फिटकरी। ठीक है, फिटकरी हम कहते हैं, लो इससे क्या होगा, आप करके तो देखें क्या कमाल की चीज है। फिटकरी के अंदर हम डालेंगे गुलाब का अर्क। ठीक है, फिटकरी को आपने चूल्हे पे पहले पिघलाया? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, उसके सारी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं पकाने से। जी। फिटकरी में क्या क्या करना है? ये देखें, और थोड़ा फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन, ओके, एंड अ लिटिल बिट ऑफ बेकिंग सोडा, जस्ट अ पिंच। ओके, ठीक है, ये न्यूट्रलाइज करता है, बिल्ट को खत्म करता है। ठीक है, और यस, इफ यू हैव वेरी ड्राई स्किन, तो आप फिर इसमें ऐड करेंगे अ लिटिल बिट ऑफ कोकोनट ऑयल। ठीक है, मॉइस्चराइज करने के लिए। अब ये आपने रख लेना है एक बॉटल के अंदर, और आपने ये अपने अंडरआर्म्स में नहाने के बाद, अच्छे से अंडरआर्म्स ड्राई करने के बाद आपने ये अप्लाई करना है। आप जब ये अप्लाई करेंगे तो 2 से 3 दिन के अंदर अंदर, स्पेशली रात सोने से पहले जरूर करें। 2 से 3 दिन के अंदर आपकी बॉडी का जो ओडोर है, कुछ लोगों की बॉडी जरा स्ट्रॉन्ग ओडोर देती है, कुछ लोगों की लाइट देती है, तो ये आपके बिल्कुल उसको न्यूट्रलाइज कर देगा और बेहतरीन किस्म का आप रिफ्रेश्ड फील करेंगे और खुशबूदार होंगे। मेरे तो ख्याल से द बिगेस्ट टर्न ऑफ इज व्हेन यू स्मेल बैड।
देखिए 10, 12, 15 घंटे की आपकी बॉडी के अंदर ताकत होनी चाहिए, मैनेजमेंट होनी चाहिए कि वो 10, 15, 12 घंटे के लिए अपने आप को मैनेज कर सके और आपकी बॉडी एकदम से बैड डोर ना दे। अब हम आपको इतनी रेमेडीज और टोटके बता चुके हैं कि मेरे ख्याल से कि आपको इसके ऊपर अब तरीके से सोचना चाहिए और काम करना चाहिए। और प्लीज गाइज मेक श्योर दैट यू गाइज स्मेल गुड ऑल द टाइम। ओवरऑल इट्स अ टर्न ऑफ। अगर आप देखें, अगर आप मैरिड हैं, आप अपनी बेगम से बात करके देखें, अगर आपकी मतलब दोस्त हैं गिरदो नवा, जिस बंदे में से गंदी बैड स्मेल आती है उसको लुक डाउन किया जाता है, उसको कहते हैं लोग आए हाय यार ये तो बड़ा बदबूदार इंसान है, ठीक है। तो इस चीज को मैनेज करना आपके ऊपर है। अच्छा, इन सब के साथ अगर आप क्विक चाह रहे हैं तो आप स्टिक्स आती हैं, आप अगर ड्राइवरी की जॉब करते हैं तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली क्योंकि आपके साथ कोई आके गाड़ी में बैठे तो वो प्लेजेंट फील करे। हाँ। अच्छा, ये इस तरह से भर के रख सकते हैं? जी, स्प्रे बॉटल में रख लें, किसी जार में रख लें, कॉटन के साथ इसको अप्लाई करें एंड यू विल फील एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। और इसी के साथ मैं जरा इसके साथ हम एक ब्रेक लेंगे, हम भाई ब्रेक ले लीजिएगा, बल्कि ये बड़ा अच्छा देखें। अगर आपने स्प्रे नहीं भी करना तो ऐसे आप लगा लें, और अगर नहीं करना तो देखें स्प्रे के साथ भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसी किसी छोटी डब्बी में डाल के रख लें, इसको आप अंडर आर्म्स के अंदर अपने अप्लाई करें, उसको ड्राई होने दें और फिर देखें आप ये नींबू खराब खुशबू बिल्कुल कुछ नहीं होगा। एक हफ्ते के लिए नींबू वैसी सिट्रिक एसिड होता है और हमने बिल्कुल थोड़ा सा नींबू इस्तेमाल किया, उसकी शुगर से भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलिए फिर ब्रेक ले लें हमजा भाई। हम ले रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक, वापस आइएगा। ओके, जबरदस्त, वी आर बैक नाउ। और हम क्या बनाने लगे अब? अच्छा जी, अब हम बनाने लगे ब्राइटनिंग मास्क फॉर ऑल बॉडी पार्ट्स। ये ब्राइटनिंग मास्क है हमारा, आप ये अंडर आर्म्स में, प्राइवेट पार्ट्स में, चेहरे पे हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, गर्दन पे, हर जगह पे। ड्राई स्किन वाले, नॉर्मल स्किन वाले, एग्जैक्टली ये पहले देखें मास्क की तरह अप्लाई होगा, फिर स्क्रब की तरह ही उतरेगा। तो आप ये देखें इसके अंदर कितनी जबरदस्त प्रॉपर्टीज है। क्या है? ठीक है जी, सबसे पहले हम इसके लिए लेंगे खसखस 1 टीस्पून, ठीक है। चेहरे के लिए खसखस एग्जैक्टली स्क्रब की प्रॉपर्टीज डालेगी। अच्छा। आप उसको मैं आपको बताता हूँ ना कैसे हम यूज करेंगे। हम लेंगे खसखस, हल्दी, एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी शुगर, ठीक है, लाइक अ टेबल स्पून, ठीक है। इसके अंदर हम बेसन डाल रहे हैं। ये ऑयली स्किन और ड्राई स्किन वाले दोनों यूज कर सकते हैं, उसका मैं आपको तरीका बता देता हूँ। बेसन इसको बॉडी देगा, चिकपी फ्लावर, ठीक है, और दही भी है। एग्जैक्टली। अच्छा जी, टमाटरों के अंदर हमारे लाइकोपीन होता है, सही है, और वो लाइटनिंग भी करता है और ओवरऑल भी बहुत ही बेहतरीन चीज है। 1 टमाटर का जूस, वाह, और थोड़ा सा कोकोनट ऑयल। अच्छा, कोकोनट ऑयल इसकी हार्शनेस को रोकने के लिए है, ठीक है। ये स्क्रब भी बन रहा है ना? एग्जैक्टली, ठीक है जी। अच्छा। इसी के अंदर आप फिटकरी भी ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो और थोड़ा सा लेमन जूस। अच्छा। और थोड़ा सा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा बार बार हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि वो बिल्ट को, जो डार्क स्किन का बिल्ट होता है ना, उसको वो काटता है। अच्छा, ठीक है। अब ये देखें आपका ये कितना बेहतरीन हमारा स्क्रब हाइब्रिड मास्क बन गया। बेकिंग सोडा, हल्दी, टमाटोस, बेसन। जी बिल्कुल, मैंने कहा एक दफा पढ़ लें, कोई गलती ना हो जाए, ठीक है जी। ये देखें आप देखें ये थोड़ा सा बबल करना शुरू हो गया बेकिंग सोडा की वजह से। ये इस तरह बिल्ट को रोकता है। हम ये वाले मास्क तो मैंने कभी भी कहीं ना सुने ना देखे आज से पहले। ये देखें ना, आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके हम रेमेडीज लाएंगे तो फिर वो ऐसे। इस हाथ पे देखें हमने वो कॉफी का लगाया था, तो ये देखें ये ब्राइट हो गया है, ये वाला पार्ट, ये देखें, ठीक है, जबकि आप ऑलरेडी। हाँ। अच्छा, अब इसको आप नेक पे भी अप्लाई कर सकते हैं, अंडर आर्म्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अब ये आपने इसको छोड़ देना है। हमजा भाई ये थोड़ा सा आपकी शर्ट पे ना लग जाए, हल्दी का दाग है, तो शर्ट जाया हो जाएगी। इसको अनमोल है ना, वो आपको छोड़ेगी नहीं। हाँ। और मेरी बहन फिर कपड़े धोएगी बेचारी, दाग निकालती रहेगी। हाँ, अब सही है, बिल्कुल। ये देखें आपने इसको जी ऐसे ही छोड़ देना है और उसके बाद जो है ना आप देखें कि कैसा जबरदस्त इसका रिजल्ट आएगा। और इसी के साथ फिजा अब देखें मैं बताता हूँ क्या होएगा। ये हमने जब इसको हम ड्राई करने, या ड्राई हो जाएगा ना, तो उसके बाद आपने हल्का सा हाथ में पानी लेना है। अच्छा। ठीक है, और उसके बाद आप इसको स्क्रब करके उतारेंगे। अच्छा, हम अभी नहीं मल रहे, अभी नहीं मल रहे, फैला देना है, हाँ, मुंह पे हो, हाथों पे हो, पैरों पे हो, और बिल्कुल छोड़ देना, ड्राई होने देना है। ठीक है। उसके बाद जब ये ड्राई हो जाएगा, तो ड्राई होने के बाद हम इसको हल्का सा हाथ में पानी लेंगे, वो जो हमने खसखस और चीनी डाली है, उसके साथ हम इसको स्क्रब करते हुए उतारेंगे। अच्छा। जब हम इसको स्क्रब करते हुए उतारेंगे तो आप चिट्टे गोरे खूबसूरत गुलाबी लाल लाल कैसे इसकी ये देखें, ऐसे ये देखें, जब ड्राई हो जाएगा ना, तो हम इसको ऐसे स्क्रब करेंगे। मैं भी करूँ थोड़ा सा स्क्रब, आप लगाएं, पे निशान लग जाएगा। अच्छा जी, मैं भी करूंगी। मुझे ये नकल्स पे, इवन हाथों पे, पैरों पे भी ये स्क्रब बहुत अच्छा है।
नकल्स को ब्राइटन करने के लिए। ये देखें। ओके। अच्छा, ये जो आपने ये डाला है ना सोडा, हाँ, बेकिंग, ये क्या काम करेगा? ये साफ करता है ये देखें, ये बाइकार्बोनेट है। ये जो बिल्ट अप होता है ना स्किन के ऊपर, डेड स्किन को, और उस लेमन के साथ ये रिएक्ट करता है और उसके बाद उसको उतारने में हेल्प करता है। अच्छा, हम आपको जितनी भी रेमेडीज बताते हैं उसका एक बहुत जरूरी एक मैं आपको बात बताता चलूं कि आप पहले पैच टेस्ट जरूर करें अपनी स्किन पे। पैच टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये ना हो कि आप वैसे ही लगा लें और फिर बाद में रैश हो जाए, आपकी स्किन को कोई चीज सूट ना करे और आप कहें यार ये तो इन्होंने हमें फंसा दिया। ऐसा नेचुरल चीजों के साथ नहीं होता, पर कुछ लोगों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, तो आप पैच टेस्ट जरूर करें पहले। अच्छा, ये देखें, ये लड़कों के लिए भी इवन आपको पता है, तो लड़के भी इतने कॉन्शियस हो गए हैं कि हम जरा पहले से कॉन्शियस थे। चिट्टे गोरे खूबसूरत साफ सुथरे, चिट्टा इज नॉट द क्राइटेरिया, हाइजीनिक साफ सुथरा। मतलब अगर आपकी स्किन, अगर आप सांवले रंग के भी हैं तो आपका माथा, आंखों वाला हिस्सा, गालें, सब कुछ एक रंग का होना चाहिए। तो उसको, और ये जो सोच है ना कि हम रंग बदल लेंगे, ये नहीं होता। आप सन टैनिंग से बचें। हाँ, जैसे आपने देखा मुझे गोरा होने का शौक नहीं है। बिल्कुल, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अब बड़ा शौक होता है। मैं मेरी अपनी वाइफ का व्हीटिश कंप्लेक्शन है, अच्छा और मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि बड़ा खूबसूरत रंग है। आप जबकि गोरे और अनमोल थोड़ी सावली मगर प्यारी लगती है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो ये देखें, फिजा ने तो पूरा स्पा डे कर लिया है। हाँ, क्योंकि मैं आपको पता है ना, वैसे आई हूँ तो मेरा ना सन टैन घूम घूम के बीचेस पे, और वहां पे तो सन टैन वैसे ही आपको पता है वहां की जो सन है, इट इज स्ट्रॉन्गर देन व्हाट वी हैव हियर। मैं तो अपने हनीमून पे थी, तो आपको पता है, फिर मैं तो बीचेस पे भी गई हूँ, बिल्कुल घूमती फिरती रही हूँ मैं, है तो मैंने अपना बिल्कुल कोई ख्याल नहीं रखा, और नहीं होता ख्याल। ये देखें, ये देखें, अब ये भी ब्राइट हो गया हाथ। ठीक है ना। आपने इस स्क्रब को तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे रहने देना है, उसके बाद एग्जैक्टली। तो इसी के साथ हम अपनी डिश पे भी आ जाएं, कढ़ाई शुरू करें। बड़ी बेहतरीन हमारी आज हम बना रहे हैं मुर्ग मखमली। बहुत ही बेहतरीन हमारी आज डिश है, और आप देखिएगा कैसा जबरदस्त। आपने हल्दी का नहीं बताया इसके अंदर, जो आपने इस मास्क में हल्दी डाली थी, कौन सी थी? अच्छा, ये तो मैं आज पूरी जो है ना, ये घर पे फलाल को भी करने वाली हूँ। हाँ जी। वाह, स्किन कितनी नरम होती जा रही है। एग्जैक्टली, क्योंकि इसके अंदर कोकोनट ऑयल है, टमाटोज हैं, योगर्ट है। तो आप देखें ना कि इसके अंदर इसके अज्जा कितने अच्छे हैं। और खशखाश बड़ा अच्छा काम कर रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। खशखाश एक बहुत ही बेहतरीन स्क्रब है। हम बाहर से माइक्रो रिफाइनर्स लेते हैं, डर्माब्रेशन कराते हैं, तो ये वो अब खशखाश है, आप देखें तो और क्या, ये डर्मा वाला काम करती है। एग्जैक्टली, डर्माब्रेशन, माइक्रो डर्माब्रेशन, माइक्रो स्क्रबिंग उस खशखाश कर रही है। अच्छा, और इतना हार्श नहीं है, फेस पे जाके ये पोर्स नहीं खोलेगी। देखिए, इसके अंदर योगर्ट है जो इसको कूल डाउन करता है। ठीक है, इसके अंदर कोकोनट ऑयल है। आपको पता है कोकोनट ऑयल नेचुरल, इट्स फैटी एंड वेरी नरिशिंग। तो ये अच्छा, मुझे खुद लेना पड़ेगा। फिजा का हाथ जो है वो स्पा में है, स्पा। और आप देखिए, कोई मैंने इतनी अच्छी आ रही है, और मैंने कोई ऐसी फिजा चीज नहीं बताई जिससे हम कहें जी ये मिलनी नहीं है, या ये बड़ा जी बहुत कीमती है। ये आज से मेरा फेवरेट जो हो गया ये मास्क, मैं आपको बता दूं, इतना नरम मुलायम, ऐसे जैसे कोरियन की हम क्रीम्स नहीं लेते, बिल्कुल ऐसे ही। देखें, फेस पे, नेक पे, सारे बॉडी पार्ट्स पे, ठीक है, जो डार्क हैं आपके, वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, मखमली चिकन बोनलेस हांडी के लिए हमने सबसे पहले ले लिया है 2 प्याज का बॉइल्ड ब्लेंडेड पेस्ट। ठीक है, ओके। अच्छा, ये बड़ी डिफरेंट हांडी है, ये फिलर हांडी नहीं है कि बस हम बना रहे हैं। ये बहुत खुश जायका और मजेदार और सिग्नेचर मसालों के साथ बनी हुई ब्लेंड्स के साथ, तो इसको आपने अच्छे से फॉलो करना है। और आप देखिएगा, आपके देखते देखते आपके सामने फिजा ये मुकम्मल हो जाएगी। कितनी देर में मतलब बन जाती है? 8-10 मिनट में, अगर आपकी सारी प्रेप कंप्लीट है और आपके चूल्हे की आग ठीक है। अच्छा। आपने हाई फ्लेम पे कुकिंग करनी है। मगर आप इसको बोनलेस बना रहे हैं ना? अगर हम बोन के साथ बना रहे हैं तो फिर थोड़ा सा आपको चिकन को पकाना पड़ेगा, बाकी रेसिपी सेम रहेगी। अच्छा, कुछ लोग जैसे ऐसे बॉईल करके इसको ग्राइंड कर लेते हैं, तो मैं मोस्टली जब मैं पकाती हूँ ना, तो मैं पहले पानी डालती हूँ, प्याज डालती हूँ काट के, जब वो बॉईल हो जाती है तो फिर उसके बाद उसमें तेल डालती हूँ। अच्छा, वो कोरमा वगैरह के लिए अच्छा रहता है। अच्छा, ठीक है, पर अगर आप बॉईल करके इसको करेंगे ना ग्राइंड, तो ये वेलवेटी सिल्की आपकी ग्रेवी बनेगी, जिस तरह रेस्टोरेंट स्टाइल होती है, तो वो बनेगी इसके साथ। अच्छा, इसलिए फिर ग्राइंड कर लिया करें। एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये देखें, जैसे जैसे इसका मॉइस्चर हमारा इसका रिलीज होता जाएगा, इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे जिंजर 1 टेबल स्पून। ओके, ठीक है,
अच्छा, अब जब से हमने टोटके बताना शुरू किए हैं ना, तो मेरा दिल करता है मैं खाने की भी साथ साथ बताऊं कि जिंजर इज एंटी इन्फ्लेमेटरी, आपके लिए बहुत अच्छा है। हाँ ना, आप बताया जरूर करें। इस्तेमाल हाँ। करें। जिंजर को बस आपने हल्का सुनहरा करना है, आपने उसको बहुत ज्यादा नहीं पकाना। अच्छा, हाँ, क्यों, क्या होता है? फिर उसकी सारी ऑयल्स और प्रॉपर्टीज जब जल गई तो बस फिर खत्म, फिर जिंजर अच्छा। जिंजर थोड़ी रहा। ये देखें, इसके अंदर हम डालेंगे तकरीबन 3 पाव के करीब चिकन ब्रेस्ट। अच्छा, कुछ लोगों के खाने में कड़वा कड़वा टेस्ट आता है, वो भी शायद इस वजह से कि प्याज को ज्यादा ब्राउन कर लेते हैं, प्याज को ज्यादा ब्राउन करते हैं, अदरक ज्यादा पका लेते हैं मैं ब्राउन बताता हूं, करके। उसमें एक वन ऑफ द मेन रीजंस है कि मसाला जात जब अच्छी जगह से ना सोर्स किए हो ना, गरम मसाला या जीरा, कोई केमिकल इन्वॉल्व हो बीच में, ठीक है, प्रिजर्वेशन के लिए स्प्रेस किए होते हैं। अच्छा। लाल मिर्च पाउडर में स्पेशली। हाँ। तो वो जो है ना, तब मसला होता है। अच्छा, मैं लाल मिर्च के मुतल्लिक एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि आप तो हमेशा होल लें और खुद पिसवाएं। अगर आप होल नहीं ले पा रहे और आपको कन्वीनियंटली पाउडर लेना है, तो आप लाल मिर्च का पाउडर ऑयल के अंदर आप 2 टेबलस्पून ऑयल लें, उसके अंदर आप जो है ना 1/4 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डालें। अगर वो इकट्ठा हो रहा है ना, तो इसका मतलब है इसके अंदर मिलावट है। अच्छा। नारियल का नहीं, लकड़ी का बूरा और इस तरह की बहुत सी चीजें जो आपकी सेहत के लिए नहीं अच्छी, वो है। ठीक है, तो आप उसको फौरन डिस्कार्ड कर दें। ठीक है, हम जब एक ब्रेक लीजिएगा, मैं हाथ धो लूं, फिर मैं भी हम ले रहे हैं एक ब्रेक, फिजा धो रही हैं हाथ, जल्दी से वापस आए। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा। और अरीबा जो है ना, मेरी बहुत प्यारी बच्ची है, मगर ऐसे मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करती है। अरीबा, मैंने ये देख लिया। अच्छा फिजा, क्या डाल ये देखिए, मैंने जैसे ही देखे हमारा प्याज अच्छा सा रोस्ट हो गया, महक गया, थोड़ा जीरा डाला और हम तकरीबन अब 1 कप दही डालेंगे इसमें। वाह, ठीक है, दही रूम टेम्परेचर होना चाहिए। अगर दही आपका रूम टेम्परेचर नहीं होगा और आपने फ्रिज से निकाला होगा तो डालते ही फट जाएगा। ठीक है। अच्छा। हाँ, ये मैं टेम्पर्ड दही होना चाहिए। अच्छा, तो फ्रिज से निकाल के हम थोड़ी देर 10 मिनट 5 मिनट रख लें बाहर। बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखें, अब इसमें हम डाल रहे हैं हमारा स्पेशल मसाला, जिसके अंदर हमारा जा रहा है सूखा धनिया, नारियल का बरादा, तिल, एक बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची, ठीक है, और साथ चंद लाल मिर्चें। ठीक है। अच्छा, मैं अपने हाथ भी दिखाना चाह रही थी कि देखें मेरे हाथ, और इतना डिफरेंस आया है, दिख रहा है यहाँ पे, ये हाथ का डिफरेंस दिख रहा है, इतना ज्यादा डिफरेंस आया है हाथ का। देखिए ना, पूरी रिसर्च करके नरम मुलायम, ये देखें हाथ सारे, इसमें और इसमें कितना फर्क है हाथों में। वाकई ये देखें मेरे फेस से भी ज्यादा साफ हो गए, बहुत फर्क आया है। तो आप नरम मलाई। और ये अगर आप देखें हफ्ते में 2 दफा करेंगे और महीने में 8 दफा, और कोई इसके नुकसानात नहीं है, तो आप देखिएगा कैसे जबरदस्त तरीके से। टमाटर आपकी सन टैन को ठीक करता है, बेसन आपको वैसे स्किन के एक्नीज को दूर करता है, आपके ब्लैक हेड्स हटाता है, वाइट हेड्स हटाता है। फिर उसके अलावा बेकिंग सोडा, वो भी स्किन वाइटनिंग के लिए काम होता है। फिर ऑयल, एवरीथिंग इज सो गुड। मेरा तो ये बेस्ट मास्क हो गया आज। ये हमने नमक डाला है इसके अंदर। अच्छा, इसको अगर हम आप सीधा थोड़ा स्पाइस अप करते हैं, हाँ, कुटी भी लाल मिर्चों के डाले, साथ, मिर्चें डाले, हाँ थोड़ा सा, क्योंकि इसमें हरी मिर्चें भी जाएंगी, और एंड में इसमें स्टिर फ्राई होके थोड़ी सी काली मिर्च भी डाल देते हैं। ठीक है, अच्छा, तो थोड़ा ब्राउन हो जाएगा। अच्छा, ब्राउन नहीं करना होता, थोड़ा सा व्हाइट रखते हैं इसको। अच्छा, ये देखें, काली मिर्चें फिर ब्राउन कर देगी ना। हाँ, ये देखें, ये बेहतरीन किस्म से। अब एक तरफ ये हमारा पकता जाएगा और दूसरी तरफ जो है ना, हम अपनी सब्जियां स्टिर फ्राई कर लेंगे। फिजा, आपने मुझे हेल्प, बिल्कुल एग्जैक्टली, ये मुझे चाहिए होगा, थैंक यू सो मच। और साथ मुझे जी एंड पे इसमें क्रीम भी जाएगी। अच्छा, ऑयल हमारा कहाँ गया? ये रहा ऑयल, ये रहा। ये देखें कितनी अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई है अब। क्या बात है, चिकन की। नमक डाल दिया था ना आपने? हाँ जी, नमक डाल दिया था। वाह, अच्छा, अब जब बोन नहीं है तो फिर बहुत जल्दी पक जाएगा चिकन, है ना? पक गया है, पक गया है, पक गया है। चिकन आप अच्छी क्वालिटी का यूज कर रहे हैं, हाँ, तो इसकी जरा मिर्च वगैरह चेक करें। मैं तब तक जरा सब्जियों को खुश कर लूं। अच्छा, उसके लिए आपने अभी फ्राई पैन में थोड़ा सा तेल लिया है, सौता कर रहे हैं आप उसको? सौते कर रहे हैं। अच्छा, ये देखें गाजरें, ये जैसी थोड़ी सी टेंडर हो जाएंगी तो इसके अंदर हम प्याज, शिमला मिर्च डालेंगे, जीरा, नमक, काली मिर्च, और इसकी टॉपिंग कर देंगे इसके साथ। तो
तो अब देखिए अपने बच्चों को अच्छी सी जी किस चीज़ की कमी है? वाह वाह वाह, पक गया इसके नीचे मैंने। चलें ज़बरदस्त। अभी इसमें क्रीम जानी है इसके अंदर, हाँ 2-3 टेबलस्पून क्रीम के जाएंगे। मखमली उसी से तो ये मखमली होएगी। ये देखें हमजा भाई, ये तो अकेला भी बिल्कुल काफ़ी है। हाँ, क्रीम के बगैर अगर आप देखें बनाना चाह रहे हैं हेल्दियर वर्जन, तो आप क्रीम बेशक मत डालें। ये तो मैं कह रही थी कि जो सब्जी और हर चीज के बगैर भी जो ये अभी बना है चिकन में, ये भी बहुत अच्छा, मजे का। इस तरह आपकी ये रेशमी हांडी हो जाएगी, ठीक अच्छा। है। आप इसके अंदर थोड़ी सी अगर क्रीम डाल लें, अगर आप सब्जियां डालेंगे तो ये हमारी मखमली हांडी। देखिए सब्जियां डालना एक एज है। अच्छा। असल में हम क्या चाह रहे हैं कि हम अपने बच्चों को अब ये सब्जियां वगैरह ये चीजें खिलाएं, ठीक है ना। तो इसके लिए बड़ा जरूरी है कि हम कुछ क्रिएटिव करें, ठीक है। और वो घुली हुई सब्जियां हमेशा नहीं, मैं चाहता हूं कि बच्चे जो हैं वो खिली खिली सब्जियां खाएं। ये देखें, अब हरी मिर्चें और प्याज गोल कटा हुआ, हरी मिर्चें पूरी होल जाएंगी। वाह। और साथ ही शिमला मिर्च। अच्छा, अब हमने इसको ओवर कुक नहीं करना। अच्छा, ये शेफ स्टाइल चीज़ है, ये जो आपको बता रहे हैं ना जी जी, ये आप समझ लीजिए, ये जो हम ओवर कुक कर देते हैं सब्जियों को, उसकी जान भी मार देते हैं, रंग और खूबसूरती भी खत्म हो जाती है। हांडी एग्जैक्टली, हांडी में खूबसूरत नहीं लगती, पड़े हुए मरी हुई लगती है वो। और थोड़ा सा जीरा। ओ वाह, ये तो सादी सादी स्टिर फ्राई सब्जियां हाँ, ऐसे बच्चों ये को लंच बहुत बॉक्स में दें स्कूल के टाइम पे। बेहतरीन। आप हल्का सा सब्जियों को ब्लांच कर लें, ब्लांच करने के बाद आप नींबू, नमक, काली मिर्च छिड़क के बच्चों को दें और उनका टेस्ट डेवलप करें। 2-4 दफा बच्चे टीन टू करेंगे और उसके बाद चुप करके खाना शुरू हो जाएंगे। टेस्ट डेवलप हो जाता है। ये देखें, ये हमारी होगी स्टिर फ्राई तेज आग पे, और हमने इनको ऐड कर दिया इसमें। वाह, क्या बात है हमजा भाई, क्या शक्ल, क्या खूबसूरती और क्या सेहत वाला खाना। बेहतरीन, देखें ना, क्या प्याज तक खड़ा खड़ा रखा है इन्होंने। एग्जैक्टली, उसकी फिर महक अच्छी आएगी। और अब हम इसमें साथ ही ऐड करेंगे। वाह, एक तो हमजा भाई खाना पका रहे हो और मैं रुक जाऊं, ऐसा हो नहीं सकता। ये सॉरी, नो प्रॉब्लम। ये साथ हम इसमें ऐड करेंगे, आग को हल्का करके या बंद करके। क्रीम क्या काम करेगी? क्रीम इसको रिच करेगी, थोड़ा सा रेस्टोरेंट स्टाइल टेस्ट देगी, मखमली करेगी, मखमली जैसे हाथ मखमली की है। हाँ, ये देखिए हमजा भाई, टू गुड। ये हमारा बेहतरीन सा मुर्ग मखमली तैयार है। देखिए, आप इस तरह की हांडियों के लिए बाहर जाके कितने पैसे देते हैं? बहुत मजे की आप कितने पैसे देते हैं? आप जी एक छोटी सी इतनी सी हांडी रख देते हैं आपकी 2-2.5 हज़ार की। से बेहतर है कि आप 1000 रुपए के अंदर अंदर घर में इतनी बनाएं कि लोग खुल के खा सके, हाथ रोक के ना खाएं। नहीं, मुझे तो मजा आ गया। हाँ, ये 6 से 8 लोगों की सर्विंग है ये। वाह हमजा भाई, छा गए आप। मजा आया ना आपको? सेहत वाली हांडी, और ये हर कोई खा सकता है। Exactly. बच्चे, बड़े, बूढ़े। और मिर्च भी मुनासिब है, और उसके अंदर सब्जियां भी हैं, प्रोटीन भी है, हर चीज है। वाह फिजा जी, बता। अच्छा, मुझे बताएं कि अब आपके हाथों में किसी किस्म की चुभन या कुछ इस तरह का? नहीं, और क्योंकि अभी आपने मास्क उतार के मॉइस्चराइजर नहीं लगाया, क्योंकि इसके अंदर कोकोनट ऑयल था, तो आपके हाथ नरम महसूस हो रहे हैं आपको? बिल्कुल, किसी चीज की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। ये स्पा वाला मास्क है। देखें, नेचुरल चीजों, आप देखें बैक टू नेचर। आप नेचुरोपैथी का एक अपना ही मजा है। अगर इसका जी वाली लाइन है, बैक अच्छा, बैक टू, वाह भाई वाह। नहीं मापा, ये लाइन आपके लिए, ठीक है ना। तो नेचुरोपैथी का अपना ही मजा है। अगर आप अपनी चीजें, जो नेचुरल चीजें इस्तेमाल करके अगर उनसे अपने आप को फायदा आप पहुंचा सकते हो, तो व्हाई नॉट। क्या बात है हमजा भाई, बहुत बोलते रहे, मैं चाहती हूँ आप मैं बोलता रहूं और फिजा एंजॉय करती रहे। देखिए, पता है मैं अच्छा काम क्यों कर पा रहा हूँ फिजा के शो पे? फिजा के शो पे मैं इसलिए अच्छा काम, इसको साइलेंट कर, साइलेंट अलार्म लगाया था आपने? जी। ओके, अच्छा, वो ऊपर कर दें, स्लाइड ऊपर कर दूं? ये लाइव शो की खूबसूरती है। अच्छा, खूबसूरती है, और ये कभी कभी इस तरह के भंड हो जाते हैं। तो एनीवेज, तो हमने ब्रेक पे जाने हैं, मगर आप उनको थैंक यू खुद आप कह दे जरा, जब तक मैं खाना एंजॉय। अच्छा, मैं फिजा के शो पे अच्छे तरीके से काम इसलिए कर पा रहा हूँ। फिजा, शी इज एन इनक्रेडिबल पर्सन, टीम इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। अली भाई, इमरान और दूसरे अली भाई, तो बहुत मजा आ रहा है। तो बस ब्रेक लें, हम जा रहे हैं ब्रेक पे। इसके बाद फिजा आपको मिलेंगी और शो को कंटिन्यू करेंगी। Let's take a break. Thank you so much for having me.
वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, ज़बरदस्त मेहमान मेरे साथ मौजूद है। नासिर बैराज साहब हैं, भंगड़ा स्टार है नाज़रीन, और 20 साल से जौन सा है ना वो भंगड़ा परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट फेस्टिवल्स में, पाकिस्तान के मेलों में, पंजाब के जो बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स मेला आप देखते हैं वहाँ पर पंजाब की जो सकाफ़त है ना उसको भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो हमने आज उनको यहाँ पर इन्वाइट किया है, मदऊ किया है। शमशेर सिंह साहब जो हैं उनके आप शागिर्द भी हैं। ठीक है, और तारिक ताकू जो है उनके घर पे भी ये उनके शागिर्द बने थे। जी, कैसी तबीयत है? जी बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, तशरीफ़ आवरी का। शुक्रिया आपका भी है 24 का, जो सिंगरों को अच्छे तरीके से प्रमोट कर रहे हैं। अरे वाह, क्या बात है जी। ये आपके अंदर कैसे शौक़ पैदा हुआ कि मैंने भंगड़ा करना है, भंगड़ा कल्चर को आगे लेके जाना है और सीखना भी है इसको प्रॉपरली, ये कैसे शौक़ पैदा हुआ? साडे मुल्क दे विच जिहड़ा ना परेशानियां दा जिहड़ा ना गमे जफीर है, हाँ, ते उन्हां परेशानियां नूं दूर करने वास्ते जिहड़ा ना मेरे दिल दे विच आया कि मैं दलेर मेहंदी साहब दे अपने उस्ताद दे भंगड़े वगैरह सुनदा था कि मैं भंगड़ा सीखां, सीख के ते खुद भी खुश रवां ते आवाम नूं खुश करां। हुण जदों तक मैं जनाब शुरू रहना 2.5 घंटे 2 घंटे भंगड़ा करना ते किसी नूं कोई बिजली दा बिल याद नहीं रहिंदा, किसी नूं जनाब कोई महंगाई दा एहसास नहीं हुंदा जनाब। जिन्नी देर मेरे नाल कोई रहिंदे ने प्रोग्राम दे विच, कंसर्ट दे विच, ते ओह खुश रहंदे ने जनाब। क्या बात है, तो लोगों को खुश करते हैं ना। जी हाँ, वाह। तो खुशी बांटने के लिए फिर आपने ये भंगड़ा जो है स्पेशली सीखा, जी हाँ। और ये ताकू साहब के घर पे भी रह के? ये मेरी वहाँ पर मुलाकात हुई थी क्योंकि मेरे उस्ताद शमशेर सिंह दलेर मेहंदी के भी जो भाई हैं बड़े और उनके भी उस्ताद हैं, हाँ, वो आए हुए थे, उनके साथ फिर मैंने रस्म पूरी अदा की है वहाँ पर। अच्छा, बीजी ड्रेस डिजाइनर भी वो वहाँ जो पर तो पूरा उसमें कोई शिगिर्दी की। पूरी रस्म भी की, पूरी रस्म पैसे की। शैसे भी दिए उनको? उसके जी पैसे भी दिए कोई उनको? हाँ जी, सब कुछ आपको पता है रस्म में क्या हाँ, कुछ वो होता रस्म है। में कितने कोई नकद पैसे देने पड़े आपको? असल में वो नहीं, असल में नहीं ना, मुँह असल से तो में नहीं हमें मांगते नकद हैं। भी बताएं कितने पैसे दिए आपने? उस्ताद मांगते तो नहीं है, हाँ। लेकिन उनका जो फॉर्मेलिटी वो पूरी करनी पड़ती है रस्म की। हाँ, और जब तो बाजे आपको के कैसे ऊपर- पता चला फॉर्मेलिटीज के कितने पैसे दिए फिर आपने? मेरा उस टाइम लग गया था तकरीबन को 3 लाख रुपए लग गया। 3 लाख रुपए। या। फिर ताकि उसमें इसलिए मिठाई अलग, चीजें अलग, तोहफे अलग, वो हर अलग, चीज़। वो चीजें क्योंकि अलग। आर्टिफिशियल मैं बनना नहीं चाह रहा था, हाँ। शिगिर्द आर्टिफिशियल, अच्छा। यानी कि हवा में, हाँ। वो नहीं होना चाहना था क्या, इसलिए कि दुनिया को पता लगे कि वाकई भई ये तस्वीरों में भी अब भी मेरे उस्ताद दलेर मेहंदी साहब से बात होती रहती है व्हाट्सएप के ऊपर ना, हाँ। बात करते तो जब आप दलेर मेहंदी साहब को कॉल करते हैं तो सबसे पहले उनको आप क्या कहते हैं? तुड़क तुड़क दुन, तुड़क तुड़क दुन, तुड़क तुड़क दुन, ताना ना। वो खुद ही देखते हैं कि बहुत अच्छा ही नाम है, करता रहता है, अच्छा प्रोग्राम करता है, कहते मैं और फोन करते ही वो आपको बोलते होंगे, ढोल ना तू मेरे नाल बोल चल प्यार वाली बोली। बहुत अच्छा है, साडे दिल ते छुरियां चलाइयां, हाँ। ਸਾਨੂੰ ਕੱਟੇ ਵਾਂਗ हाय ਕਸਾਈਆਂ हाय। ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕੱਢ आए ਕੇ हाय, ਉਹ ਲੈ ਕੇ साढ़े ਸਾਡਾ दिल ਦਿਲ ਕੱਢ ते, के साढ़े दिल ते, आए हाय, साढ़े दिल ते छुरी। क्या बात है जी दलेर मेहंदी साहब की। तो आज हमें क्या यहाँ पे दिखा रहे हैं, क्या परफॉर्म करके दिखाएंगे? आज आपको सुना देते हैं भंगड़ा। आहा, एक तो जुगनी है मेरे पास, वाह, और एक आरफ लोहार की जुगनी है, और एक जुगनी है इलियास घुम्मन साहब, चौधरी इलियास घुम्मन है, वो जो हाँ। बैन अल-अक़वामी शोहरत याफ्ता वाह शायर वाह, हैं। क्या बात है। उनसे मुख्तलिफ जो जुगनी है ना वो लिखाई और वो अच्छा। इनाम मैंने गाई। क्या बात है। जबरदस्त किस्म की। आ जाए जी, फिर आ जाए मैदान में, ये प्लेटफॉर्म आपका है और वो जुगनी हम आपसे सुनते हैं जी। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲੈਂਦੀ ਏ, ਪੁੱਤ ਮੇਰਿਆ ਜੁਗਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਸੋਹਣਾ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲੈਂਦੀ ਏ, ਪੁੱਤ ਮੇਰਿਆ ਜੁਗਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਸੋਹਣਾ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲੈਂਦੀ ਏ।
ओके जी, वेलकम बैक टू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और कितनी ज़बरदस्त जो बिराज साहब हैं वो कितने अच्छे तरीके से हमें यहाँ पे परफॉर्म करके दिखा रहे थे जुगनी। इसके अलावा और क्या क्या आइटम, क्या क्या चीज़ें आपने तैयार की, कहाँ कहाँ परफॉर्म कर चुके हैं बताइएगा। जी है क्या गाना आप मुझे देख रहे थे मगर आप मुझे सुन क्यों नहीं रहे थे, मुझे ये हाँ जी, हैरत देख रहा था है। मैं तो सुना रही थी। हमजा भाई इधर आए, आप साथ साथ जरा खड़े हो जाएं। अब आपने नहीं देखना, आपने हमजा भाई को दोबारा मैं आपसे सवाल, हमजा भाई से भी तक खड़े हो जाएगा। असल में हुआ ये कि मुझे देखते रह गए और बोले कुछ नहीं, उन्होंने सुना कुछ नहीं। अब आपने देखना उधर है, कान में आवाज आपको मेरी आनी चाहिए। ठीक है, देखें आप हमजा भाई को। हाँ, आपने मुझे बताना है आपने और कहाँ कहाँ परफॉर्म किया है। मैंने परफॉर्म बहुत जगह किया है। दुबई दे विच सब तो ज्यादा परफॉर्म दुबई च किया है। हाँ, सब तो ज्यादा दुबई च परफॉर्म किया है। बाकी अपने मुल्क दे विच बहुत किया मैंने। अच्छा, आज बैठ जाए हमजा भाई, अभी मैं आपको एक परफॉर्मेंस भी इनकी जरा तड़के वाली परफॉर्मेंस जैसे आप खानों में लगाते हैं तड़का, है ना। हाँ, आपका माइक नहीं लगा हुआ अफसोस, मगर खैर चलिए फिर अब तड़के वाली कौन सी परफॉर्मेंस हो सकेगी जो आप जरा हमजा भाई को भी दिखाते हैं। अभी कौन सी परफॉर्मेंस सुनानी है आपको? हाँ, नेक्स्ट अभी मैं लाइफ में आपको सुनाना चाह रहा हूँ। मरियम नवाज का एक शेर है। हाँ। वो अगर आप इजाजत दें तो, क्योंकि वो उन्होंने काम बहुत किया है बड़ी। हाँ, वो कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हाँ, तो वो एक शेर सुना देता हूँ आपको ना। हर पासे दिसे हरियालीए मरियम नवाज भागा वालीए। हर पासे दिसे हरियालीए मरियम नवाज भागा वालीए। खेड़े नसीबां दा सोचे गरीबां दा। खेड़े नसीबां दा सोचे गरीबां दा। रौनकां वधाओ जी, आओ जी, आओ जी, आओ जी। वेलकम मेरी जान तुसी आओ जी। सुथरा पंजाब बनाओ जी। दिती इजाजत मरियम नवाज ने, होर इनू सुथरा बनाओ जी। वेलकम मेरी जान तुसी आओ जी। सहूलत बाजार भी लवाए ने, हिम्मत कार्ड मरियम ने बनाए ने। करदा पई देंदी ए दुनिया पई वेंदी ए। करदा पई देंदी ए दुनिया पई वेंदी ए। किसे गल तो ना घबराओ जी, आओ जी, आओ जी। वेलकम मेरी जान तुसी आओ जी। सुथरा पंजाब सजाओ जी। वाह वाह, वही तो आपका बड़ा प्यार है इनका। देखे कितना आपने मरियम जी के लिए इतना वज़ीर आला ने काम बहुत कीते ने। हाँ, इस वास्ते जेड़ा ना जिदा काम करन जिदा खाओ ओदा गाओ भी ना। हाँ, ये आवाम का प्यार है। इंसाफ दा तकादा है ये, क्योंकि उन्होंने काम बहुत कीते तो दसने चाहिए फनकारां बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आई होप ये बिल्कुल मरियम जी देखे भी। और आज मौका मिल गया आपके प्रोग्राम में। हाँ, चलो दुनिया सारी सुन लेगी अभी ना। चले, दैट्स सो नाइस। ठीक है, और जो मेले वगैरह जो आप जाते हैं जहाँ पे, वहाँ पे भी तो परफॉर्म करते हैं ना। वो मेले जहाँ पे झूले भी लगते हैं, पंजाब का कल्चर दिखाया जाता है, बच्चे आते हैं, चीज़ें बिक्री होती हैं, रौनकें होती हैं, है ना। उधर कितने कोई मेले रह गए, अब लगते भी हैं या बस कहानियाँ ही हैं? नहीं, बहुत कुछ होता है जनाब। हाँ, बड़ा कुछ होता है, क्योंकि जो बंदा एक ईमानदार ना काम करता है ना, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਹੂਲਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। तो मेले लगते हैं मेले। हाँ जी, मेले लगते हैं अभी भी। हाँ जी, क्यों नहीं, बहुत अच्छे ਜ਼ਬਰਦਸਤ किस्म के मेले। मेले ठेलियां नाल ही ते सारा कल्चर साडा ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ है ना। हाँ, ਸਾਡੇ जिलानी पार्क ਦੇ ਵਿੱਚ मेले काफ़ी होंगे ने ना, बेहतरीन। और बारिशा का मेला सारे पासे ना जाइदा और अच्छा अपना कल्चर पेश करीदा बेहतरीन तरीके ना। अच्छा लगता है ना। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। और जाते वक्त हम ये कहना चाहेंगे कि जो हमारा कल्चर था ना, ये जो मेले लगते थे ना नाज़रीन, ये जो फेस्टिवल्स लगते थे, ठीक है, इनको मज़ीद हमें प्रमोट भी करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें अब बिल्कुल कम होती जा रही हैं। मुझे तो देखने को भी नहीं मिलती, क्योंकि हमारे जो ट्रेडिशन है पंजाब में, देहातों में, छोटे छोटे ऐसे रूरल एरियाज़ में जब ये ऐसे मेले लगते थे तो बड़ा कल्चर के साथ जुड़ते थे आप, बड़ा अच्छा लगता था चीज़ें। अब हम सबको ये कहना चाह रहे हैं कि जो उसी कल्चर को हम चाहेंगे कि अब जो लोग हैं वो देख रहे हैं उसको प्रमोट करें और इसको उजागर रखें। बहुत शुक्रिया हमजा भाई आपका। थैंक यू फॉर कमिंग अगेन। थैंक यू फॉर कमिंग अगेन। और थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में बुलाने का। अल्लाह हाफिज़।